हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई और आज हम करने वाले हैं वही L9 जो हमारे एनिमल का विशाल किंगडम चल रहा है उसके बारे में। और देखकर आपको बहुत हैरानी सी हो रही होगी कि क्या क्या कितने कितने टाइप के एनिमल है, और आगे भी होगी जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 का हम L9 पढ़ने वाले हैं आज। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ना बाकी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संघ ऑर्थोपोडा यानी कि संयुक्त उपांग। ठीक है, वही नाम ही मेरा नाम ही मेरी परिभाषा है वाले सिद्धांत पे कार्य करते हुए ये संघ बने हुए हैं। सबके कैरेक्टर इनके नामों में छुपे हुए हैं और उसी में सबसे पहला जो कैरेक्टर हम देखें उससे पहले वही मीनिंग बताना है मुझे इसका। तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट यानी कि जोड़ा, जोड़ है ना, जॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और पोडा का मतलब होता है पाद यानी कि पैर। ठीक है, उसके पैर, लेकिन इनमें पैर जैसी संरचनाएं नहीं होती, हम उनको पैर नहीं कहते, उनको पाद कहते हैं या अपेंडेजेस कहते हैं, उनको उपांग कहते हैं। तो ये जो है ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जो पैर हैं या उपांग है, क्योंकि सभी पैर नहीं है हमारे लिए। पैर मतलब नीचे वाले पैर, ऊपर वाले हाथ है, इनके हाथ और पैर सब एक ही हैं मतलब, तो इसीलिए इनको उपांग कहते हैं। और इनके जो उपांग है वो जॉइंटेड है, मतलब जोड़ वाले हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बने हुए हैं। हालांकि हमारे भी जॉइंटेड ही है ना, ये वाला जॉइंट अलग है, ये अलग है, जॉइंटेड है ना। लेकिन आप ऑर्थोपोडा में नहीं आते, चिंता नहीं करना, क्योंकि ऑर्थोपोडा के और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम में नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये स्पेशलिटी है इनकी, और एक आप देखेंगे इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है यानी कि बाहरी कंकाल पाया जाता है। जितने भी आप इंसेक्ट्स देखेंगे सबका बाहर वाला जो कवर होता है वो कड़क कड़क सा होता है। चाहे आप कॉकरोच ले लीजिए, है ना, ग्रास होपर ले लीजिए, कोई भी इंसेक्ट ले लीजिए, सबके अधिकतर के ऊपर की कवरिंग हार्ड होती है जो क्यूटिकल या काइटिन की बनी होती है। जनरली काइटिन होता है, उसमें काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन जो होता है उसकी बनी होती है। तो इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। चलिए, वही सबसे पहले सामान्य लक्षणों में जो हमें देखना है वो आवास देखना है कि कहाँ रहते हैं। तो ये भूमि पर, हवा में, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट आप देखोगे, कीड़े मकोड़े देखोगे, या तो वो भूमि पर रेंगते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं या फिर जल में भी रहते हैं, अर्थात सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ सदस्य अन्य जंतुओं और पादपों के शरीर पर परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। और कौन है ये पैरासाइट, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जो जू होती है, जू लाइस जिसको हम बोलते हैं, है ना, सर में हो जाती है जो। एक खटमल, एक गाना है जो मेरी बेटी बहुत, जब मैं बोलती हूँ तो बहुत हंसती है। हम बचपन में सुना करते थे वो गाना, पता नहीं आपने कभी सुना हो या नहीं। खटमल भैया छोड़ो मेरी खटिया, बज गई 1:45 कि अब मुझे सोने दो। क्या होता है ये खटमल? ये आपके जो होटलों में या कभी क्या होता है कि सफाई ढंग से नहीं होती है तो गद्दों वगैरह में या इसमें रहता है, और फिर वही जब आप ये सोते हैं तो ये खून चूसता है आपका, काटता है जू की तरह, और आपकी बॉडी पर भी रहता है। जनरली जो जू होती है ना, जो लाइस होती है, जुएं, वो सर में रहती है, ये बॉडी पे रहता है। और हम में ही नहीं, मतलब कुत्तों बिल्लियों पे भी रहता है। गाना अच्छा लगा क्या आप लोगों को? तो ये मेरी बेटी को मैंने सुनाया, जब हम छोटे थे तब गाया करते थे। तो ये क्योंकि खटमल रात को काटता है तो वो सोने ही नहीं देता, तो इसीलिए जो है खटमल मुझे याद है। ये ऑर्थोपोडा संघ के दोनों परजीवी है, मतलब वही खून चूसते हैं मेरी तरह। तो ये है, ठीक है। सममिति, बाकी पानी हवा जल वाले अभी देख ही लेंगे। सममिति, ये द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। और जब हमने बाइलेटरल सिमेट्री लेक्चर 1 में पढ़ा था तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने इंसेक्ट का ही दिया था कि इंसेक्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कि आप किसी भी काट से अगर इनको बीच से गुजरने वाली काट से काटेंगे तो ये 2 मिरर इमेज में बट जाएंगे, जिसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हर बार समझाने का मतलब यही है कि आपको याद हो जाए बस। शारीरिक संगठन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो भाई ऑर्गन बन ही चुके हैं पहले से ही।
इनका शरीर संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है, मतलब इनमें तंत्रों का निर्माण हो गया है, अंग तो है ही, साथ में वही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र जो है वो अच्छे से विकसित हो गए हैं। जनन स्तर जो है यानी कि जर्म लेयर है वही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आ गए हैं, यानी कि त्रिस्तरीय है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही इनमें मिल रही है। इसके बाद शरीर प्रकार अगर हम देखें इनका, तो शरीर समखंडों में बटा होता है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको कॉकरोच का, प्यारा कॉकरोच, देखो रफ डायग्राम बना रही हूं मैं। कॉकरोच जो होता है ना उसमें ऐसे 8 होते हैं खंड। कितने बने? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 8 खंड होते हैं, ठीक है। और इन सभी में अलग अलग खंडों की संख्या होती है। प्रॉन्स में अलग होती है, प्रॉन्स मतलब झींगा, ठीक है, झींगा मछली जो होती है उसमें अलग होती है, मकड़ियों में अलग होती है, और कॉकरोच में 8 है बता रही हूँ। तो ये जो है सबके याद नहीं रखने आपको, बस याद करो कि इनके खंडों में बटे होते हैं और सब खंड जो है वो समान है। क्यों? हमने वहां से कहाँ से, एनेलिडा से भी पढ़ा हुआ है कि इनमें मेटामेरिक पाए जाते हैं, मतलब सारे खंड कैसे हैं, समखंड है। इसमें भी वही मेटामेरिज्म पाया जा रहा है जो सेगमेंटेशन है। और जैसे कॉकरोच को देखेंगे तो कॉकरोच के जो पैर हैं वो 3 जोड़ी होते हैं ऐसे, बनाने हैं ये सारे डायग्राम। जब पेंसिलों से बनाओगे ना, एक एक डिटेलिंग करोगे, मजे आएंगे बहुत ही। बोर्ड पे तो क्या पेन चलता नहीं है अभी ढंग से, कुछ हमारी हाइट का भी दोष है। चलो ये जो है ये आप देखो, मैंने टुकड़ों टुकड़ों में इसके पैर बनाए हैं क्योंकि मैंने कहा संधि युक्त है, जॉइंटेड है, एक जैसे पैर नहीं है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं। तो 3 होते हैं। कॉकरोच जब उल्टा गिर जाता है तो आपको दिखता होगा ऐसा सा सेगमेंट दिखते होंगे। और साथ में वही पहला वाला जो है, इनका जो शरीर है, इसको स्माइली करवा दूं थोड़ा, इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हिंदी सर, वक्ष और उदर, ठीक है, दोनों बातें हो गई इंग्लिश हिंदी में। शरीर सर, वक्ष और उदर भागों में विभक्त रहता है। विखंडन बाहर की ओर से स्पष्ट होता है ना, मैंने कहा उल्टा गिरेगा आपको पता चल जाएगा कि इसके ये खंड बने हुए हैं। विखंडन के फलस्वरूप बने खंडों की संख्या स्थायी होती है। अभी मैंने कहा कि कॉकरोच में 8 होते हैं, है ना, सब में स्थायी है, जिसमें जिसमें खंड है उसमें सब में क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे। जैसे प्रॉन्स में 14-15 खंड होते हैं, तो सबका अलग अलग है। प्रॉन्स मतलब झींगा मछली। संधित उपांग यानी कि लेटरल एंड जॉइंट अपेंडेजेस जो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं उपस्थित होते हैं। ये उपांग कार्यों के अनुसार मुख उपांग, क्लोम, चलनपाद आदि में रूपांतरित होते हैं। इनके जो उपांग है यानी ये जॉइंटेड है वो अलग अलग है। देखो चलने का काम कर रहे हैं तो उसको पाद उपांग यानी चलन उपांग कह देते हैं। इनके माउथ पे भी उपांग होते हैं जिनको मुखांग कहते हैं। वो भी क्या, सक करना, जैसे बटरफ्लाई आपने देखा, बटरफ्लाई क्या करती है, वो सकिंग के लिए उसकी ट्यूब होती है। बाकी आपने ऐसे एंटीना भी देखे होंगे कॉकरोच में, ये भी इसके उपांग ही है। सेंसरी ऑर्गन्स है इनके, संवेदी अंग है इनके, अभी पढ़ेंगे हम। तो इनमें अलग अलग उपांग होते हैं जो इनके काम के अनुसार उनको नाम दे दिया गया है। चलन है या मुखांग है या एंटीना है ना, उस हिसाब से नाम दे दिया गया है। क्योंकि हमें पूरा एनिमल नहीं पढ़ना, हमें जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। देह भित्ति खंडों के चारों ओर मोटी व कठोर काइटिन युक्त उपचर्म का बाहरी कंकाल होता है, जो मैंने फर्स्ट में बता दिया कि इनकी स्पेशलिटी है एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल होना, कड़क वाला। देह गुहा कैसी होती है, जो इनकी सिलोम है। देखो ये ट्रू सिलोम तो है लेकिन इनकी देह गुहा अलग टाइप की है, अभी पढ़ते हैं उसको। इनकी देह गुहा छोटी व जननांगों एवं उत्सर्जी अंगों में सीमित होती है। पूरी बॉडी कैविटी नहीं है इनकी, अंदर तो फ्लूइड भरा हुआ है। और जहां जहां पे इनके उपांग है, जैसे उत्सर्जी अंग है या जो छोटे छोटे दूसरे अंग है यानी कि जननांग है या जो पाचन तंत्र है, उनके आसपास छोटी छोटी गुहाएं हैं।
ठीक है, उसको हम सिलोम कह रहे हैं। हालांकि है इनमें सिलोम, लेकिन अलग टाइप की है। और उन सिलोम में इनका जो ब्लड है, हालांकि ब्लड हम रेड ब्लड को कहते हैं, लेकिन इनका ब्लड थोड़ा सा डिफरेंट है, नीले कलर का होता है, तो वो ब्लड भरा हुआ रहता है, इसलिए उसको हीमोसिलोम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, इनका ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, रेड वाला ब्लड नहीं। अंतरांगों के चारों ओर सिलोम के स्थान पर रुधिर पात्र यानी कि ब्लड साइनस होते हैं, जिनको मैंने कहा था कोटर होते हैं। जब हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तब मैंने कहा था कि खुले परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड है वो क्या नहीं बहता, रक्त वाहिकाओं या नलिकाओं में नहीं बहता, ऐसे कोटर बनते हैं, साइनस बने हुए होते हैं, पात्र बने होते हैं, उनमें ब्लड जाता है और सीधा एयर के कांटेक्ट में आता है, नलिकाएं नहीं होती, और सारे अंग जो होते हैं वो उसमें डूबे हुए रहते हैं उस रक्त में, ताकि डायरेक्ट उनके बीच में क्या हो जाए, विसरण के थ्रू गैसों का एक्सचेंज हो जाए। तो ये ब्लड साइनस उसी को कहते हैं कि मिलने से बनी होती है, और इसे हम हीमोसील, इनकी जो गुहा होती है उसको क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, नामक बड़ी गुहा होती है, ठीक है। यानी कि इनका जो ब्लड होता है ना, वो जैसे मैंने कहा, मान लो ये कोई भी इंसेक्ट की बॉडी है, कोई भी इंसेक्ट की बॉडी है, तो यहाँ पे इनके क्या बाहर की तरफ कोटर बने होते हैं, ऐसे साइनस बने होते हैं, ब्लड ऐसे ब्लड साइनस इस तरह से, और यहाँ पे इनका ब्लड पड़ा रहता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी पे, तो वही छिद्रों से ब्लड जो है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, और इनके जितने भी उपांग है, जितने भी जननांग है, वो भी किस में डूबे हुए रहते हैं, ब्लड में। और गुहा सीमित जगहों पे है, सीमित जगहों पे मतलब जैसे मान लो ये इसका जो है वो जननांग है, तो जननांग के चारों ओर एक कैविटी होगी ऐसी, बस ये कैविटी है, इसके अंदर जो है वो हीमोसील कह देंगे, इसकी अलग कैविटी होगी, इसको भी हीमोसील कह देंगे, इसकी अलग कैविटी होगी, सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी कैविटी है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हीमोसील कह देते हैं। ऐसी बड़ी वाली सिलोम नहीं है इनकी एक जैसी, जैसी हमारी है या पिछले जो एनिमल्स हैं उनमें हमने देखी। पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि चलना फिरना तो है ही, इनमें पेशीय तंत्र विकसित तथा पेशीय रेखित होती है। रेखित पेशियां क्या होती है, पेशियों के प्रकार अभी पढ़े नहीं है आपने, अब आगे पढ़ोगे कि दो तरह की पेशियां होती है, एक तो होती है स्ट्रेटेड जिसमें ऐसी लाइंस दिखती है, बैंड्स दिखते हैं, है ना, और एक होती है ऐसी वाली जिसमें बैंड नहीं होते। जो रेखित वाली होती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है, जो हमारे में सब में जहाँ जो जो अंग हम हमारी मर्जी से हिला सकते हैं उनमें ऐच्छिक पेशियां होती है, रेखित पेशियां होती है, रेखित को ही ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो दूसरी वाली जो होती है वो होती है स्मूथ मसल्स, जो होती है जो अरेखित होती है। ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, इन पे हमारा कोई बस नहीं चलता, ठीक है। जैसे पलक झपकाना, आप 1-2 सेकंड के लिए चाहे आप ध्यान दो या ना दो, अपने आप झपकेगी, दिल की धड़कन दिखती है। हालांकि जो हृदय है उसमें रेखित लेकिन अनैच्छिक प्रकार की पेशियां होती है, उल्टा है, सारा पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो इनकी ऐच्छिक पेशियां है, मतलब रेखित पेशियां है, क्योंकि इनको उपांग वगैरह हिलाने हैं, बॉडी मूवमेंट करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। पाचन तंत्र जो है इनमें आहार नाल पूर्ण वह सुविकसित होती है, आराम से। जो इंसेक्ट आपने देखे हैं ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखेंगे, कोई खून बोल दिया मैंने, कोई खून चूस रहा है, कोई ब्लड जो है चूस रहा है, कोई मकरंद चूस रहा है, कोई खाना काट काट के खा रहा है, जैसे कॉकरोच है वो तो दूसरे खाने को काट काट के खाता है। तो सबका अलग अलग खाना है, उस हिसाब से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बड़ा ही मेंटेन टाइप का है, सारी चीज़ों को पचा लेता है, ठीक है। श्वसन जो है वो इनमें श्वसन के लिए जलीय सदस्य यानी कि जो जल में रहते हैं। कौन जल में रहेगा, अभी मैंने बोला प्रॉन, झींगा मछली जो है वो ऑर्थोपोडा होके, मछली होके भी ऑर्थोपोडा है, ये इसको ध्यान रखे, इसलिए बार बार नाम दे रही हूँ कि उसको बोलते झींगा मछली है लेकिन पानी में रहती है वो, और वो ऑर्थोपोडा संघ की प्राणी है। क्यों, क्योंकि जितने कैरेक्टर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सब उसके अंदर है, मछली वाले कैरेक्टर उसमें है ही नहीं सिवाय तैरने के, ठीक है। उपांग है उसमें, जॉइंटेड बॉडी जो है वो सेगमेंटेड में डिवाइड है, काइटिन वाला कवच है, वो मतलब जो एंटीना है वो है, इसीलिए उसको ऑर्थोपोडा में रखा गया है। चलिए, यह जल क्लोम
अब आपसे कोई कभी पूछ लेता है कि क्यों किसी एनिमल को इस संघ में क्यों रखा हुआ है, तो भाई आपको जनरल कैरेक्टर पता है, वो बता दो कि ये उसमें है, इसी वजह से उसको इस संघ में रखा हुआ है। किसी और संघ में क्यों नहीं रखा हुआ है, क्योंकि उस वाले कैरेक्टर उसमें नहीं है। जैसे अभी मैंने झींगा का बता दिया कि झींगा मछली बोलते हुए उसको इसमें क्यों रखा, जो मैंने अभी कैरेक्टर बताया 4-5 कि वो सारे तो ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर हैं जो उसमें है, इसलिए उसको ऑर्थोपोडा में रखा। ठीक है, जलीय होते हैं और जो जल में रहेंगे वो किससे सांस लेंगे, गिल्स से। जो स्थल में रहते हैं वो वायु नलिका यानी ट्रेकिया या पुस्त फेफड़े। पुस्त फेफड़े क्या होते हैं, पुस्त फेफड़े मतलब बुक, इनके जो लंग्स होते हैं ना वो ऐसे बुक जैसे होते हैं, ऐसे। बुक के पत्तों को अगर आप बुक का एक एक पत्ता देखें तो वो कैसा अरेंज होता है जब बुक बंद रहती है, या आप उसको थोड़ा सा खोलें तो इनमें ऐसे लंग्स पाए जाते हैं। मैंने देखे भी है जब हमने उसको खोला था, झींगा मछली को खोला था, प्रॉन को खोला था तब। ठीक है, पुस्त फेफड़े होते हैं, बुक लाइक जो इनमें लंग्स होते हैं जो स्थल पे रहते हैं, या वायु नलिकाएं, क्योंकि इनमें जो ब्लड है वो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, वायु के कांटेक्ट में रहता है, खुला रहता है। कुछ श्वसन देह भित्ति से विसरण के द्वारा भी करते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा भी करते हैं। वही जो नॉर्मल वायु के कांटेक्ट में आ रहा है ब्लड, वो तो विसरण के द्वारा ही हो रहा है। इनका जो ब्लड है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका ब्लड नीले कलर का होता है, नीला। अब नीला आप बोलोगे नहीं कॉकरोच को मारते तो नीला नहीं, थोड़ा सा व्हाइटिश निकलता है, भाई थोड़ा सा नीला बोला है, ऐसा डार्क नीला जैसा बोर्ड पे दिख रहा है ऐसा नहीं बोला, होता भी है किसी में, लेकिन कॉकरोच वगैरह हैं जैसे मकड़ी वगैरह है, इनमें आपको थोड़ा सा व्हाइट बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लूइश व्हाइट होगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से। लिख लें इसको, हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से इनका ब्लड जो है वो नीला होता है। ठीक है, और सब में भी नहीं होता, ये भी बता देती हूँ। परिसंचरण तंत्र, इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का वो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो ब्लड है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, साइनस बने हुए हैं, कोटर्स बने हुए हैं, अर्थात जो रुधिर है वो रुधिर नलिकाओं में न बहकर हीमोसील में बहता है। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो इनकी बॉडी कैविटी है उसी में ब्लड भरा होता है, सारे अंग जो है उसी में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र, ये बहुत ही काम की चीज है क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आने वाली है। इसमें उत्सर्जन विशेष प्रकार की मेल्पिगी नलिकाओं से होता है, और ये मेल्पिगी नलिकाएं उसके साइंटिस्ट के नेम पर रखी हुई है। एक साइंटिस्ट थे मेल्पिगी, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम मेल्पिगी नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स रखा हुआ है। क्या होती है ये देखो कॉकरोच में होती है। एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं मेल्पिगी ट्यूब्यूल्स, अगर की और में भी है लेकिन एक एक अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो मेल्पिगी ट्यूब्यूल्स जो है नलिकाएं वो कॉकरोच में होती है। क्या होती है, ये जो होती है देखो ऐसी सी संरचना होती है, सब में अलग अलग होगी, पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है ये। जैसे अगर ये इसका माउथ है कॉकरोच का और ये एंड पार्ट है तो यहाँ पे फैली होगी, और इससे बहुत सारे क्या निकली होती है, नलिकाएं, छोटी छोटी ऐसे थ्रेड्स निकले होते हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे ये सिर वाले पार्ट में होगी, है ना, ये वक्ष वाले, और ये जो है वो नीचे वाले। वैसे इनके लिए अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे बीच वाले को मिडगट बोल देते हैं, इसको हिंडगट बोल देते हैं। तो ये पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, ऊपर वाले को ऊपर वाला पोर्शन, सिर वाला, वक्ष वाला और एब्डोमेन वाला, इस तरह से फैली होती है। और इनमें क्या होती है, वही शिखाएं निकली होती हैं जो क्या करेंगी, उत्सर्जन का काम, मतलब अवशोषित करेंगी, फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और फिर उसको बाहर निकाल देंगी बॉडी के। सब में अलग अलग शेप और साइज की होती है। ग्रीन ग्लैंड्स भी होती हैं। ये ग्रीन ग्लैंड्स क्या होती है, इसका भी चित्र बना देते हैं इधर। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसा एक आपने हेयर ड्रायर देखा है कभी, ये हेयर ड्रायर टाइप की होती है ऐसी। ये इसका ओपनिंग पोर है, यानी कि ये क्या है, इसका छिद्र जहां से उत्सर्जित पदार्थ निकलेगा। ये इसका ब्लैडर है,
देखो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, पर आप देखो किसी का नाम देखते हो तो कम से कम आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है या कैसी होती है, इसीलिए बता रही हूँ। ये सब कुछ आपको बनाना नहीं है, और बनाना चाहो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये ग्रीन ग्लैंड होती है, ये ब्लैडर होता है, ये छिद्र होता है, और ये इसका क्या है, ये कोशिकाएं हैं इसकी, और यहाँ पे जो है ये क्या सारा वही अवशोषित करके रखेगी और फिर स्पोर से यानी छिद्र से बाहर निकल। सब में शेप डिफरेंट है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। वेल्पिगी नलिका है जहाँ में मिलेंगी उनका शेप डिफरेंट होगा। ग्रीन ग्लैंड है आपको मैंने एक बता दी, उसका भी शेप जो होता है, किसी में कॉक्सिया ग्लैंड भी होती है, तो सब में अलग अलग है, यहाँ पे वैरायटी बहुत है इनके पास, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, या तो मेल्पिगी नलिका है, ग्रीन ग्लैंड जो है वो उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र, इनमें तंत्रिका तंत्र यानी कि संघ एनेलिडा के समान होता है, जैसा वहां पे था। क्या था वहां पे, एक तो रिंग थी और उससे क्या निकल रही थी, शाखाएं निकल रही थी, और बीच में एक कॉर्ड बनी हुई थी जिसको हमने नर्व कॉर्ड बोला था, और उससे भी बहुत सारी शाखाएं निकल रही थी तंत्रिकाओं की, इस तरह से फैला हुआ था, ठीक है, जिसमें सिर पर मस्तिष्क सहित एक तंत्रिका मुद्रा होती है। इनमें क्या विकास होने लग गया है, धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होने लग गया है, ठीक है, इतना विकसित नहीं है लेकिन है, जिसको हम बोल सकते हैं गैंग्लिया बोलते हैं, वैसे ब्रेन भी नहीं बोलते इनको। गैंग्लिया क्या होता है, जब तंत्रिकाएं ये होती है, ये तंत्रिका एक गुच्छ के रूप में यानी गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाती है कहीं, तो हम बोलते हैं उसको नर्व गैंग्लिया। तो इनमें गैंग्लिया बनने लगते हैं, जिसको आप ब्रेन बोल सकते हो, लेकिन है वो एग्जैक्टली ब्रेन जैसे नहीं, हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में तो नहीं है। संवेदी अंग, इनमें विकसित संवेदी अंग यानी कि श्रृंगिकाएं, जिसको हमने एंटीना बोला था, वो पाए जाते हैं। नेत्र है उपस्थित होते हैं। कुछ जंतुओं में संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड नेत्र भी यानी आई भी पाई जाती है। अब ये कंपाउंड आई क्या है, देखो आई जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अगर आप इनके यानी ऑर्थोपोडा की आई देखेंगे मक्खी में या मच्छर में या कॉकरोच में, तो इनकी अगर आई का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो मान लो ये आई है, मतलब ये यहाँ पे लगी हुई है, इसका ये स्टॉक है, ये नेत्र व्रंथ है, जिससे जो आई है वो उस एनिमल के अंदर लगी हुई है, ये नेत्र है। इसको ऊपर वाले को मिटा दूं थोड़ा, ये नेत्र, इनके नेत्र में जो बहुत सारे भागों में विभाजित होती है, बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं में विभाजित होती है, ऐसी होती है, मतलब संयुक्त हो के बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसलिए इनको कंपाउंड आई बोलते हैं। प्लस इनकी इमेज हमारे जो इमेज बनती है उससे कई गुना बेटर इमेज बनती है, और इनकी आई जो है वो स्टॉक में लगी हुई है, व्रंत में लगी हुई है, तो 360 डिग्री देख पाती है। मक्खी को आपने देखा, पीछे से पकड़ने जाओ मक्खी को उड़ जाएगी, बटरफ्लाई को पीछे से पकड़ने जाओ उड़ जाओ, क्योंकि उसको पीछे भी दिख रहा होता है, पीछे इन द सेंस मतलब पूरा पीछे नहीं, लेकिन ऐसे आसपास सारा दिखता है। और बहुत छोटी छोटी इमेजेस बन के, करोड़ों इमेजेस फॉर्म होके एक फुल इमेज बनती है, तो इनका इमेज जो बनता है प्रतिबिंब, वो बहुत तगड़ा वाला इमेज होता है। जब आप वही डिटेल पढ़ेंगे तो इनकी आई के बारे में, इनकी कोन सेल्स और रोड सेल्स बहुत डेवलप्ड होती है, जो हमारी इतनी डेवलप नहीं है। और अगर आपने मक्खी पिक्चर देखी है, देखिए या नहीं है ना, पिक्चर और ऐड यही मेरे याद करने के मेन तरीके हैं। देखो मक्खी पिक्चर है ना, उसमें जब वो मक्खी वो उड़ के आती है तो उसकी आंख बताते हैं दो, वो उसमें ऐसे ही आपको ऐसे लाइंस दिखती है, ऐसा लगता है बहुत सारे स्क्वायर्स से मिलकर बनी हुई है, वही सेम ऐसा ही इनकी आई होती है, तो इनको बहुत तगड़े तरीके से दिखता है। जनन, इसकी अधिकांश जातियां एक लिंगी होती है, मतलब एक बॉडी में एक ही प्रकार का लिंग। डाइओशियस में ये बता चुकी हूँ, देखो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से बता देती हूँ। एक लिंगी का मतलब एक लिंग एक बॉडी में, लेकिन डाइओशियस, डाई दिख रहा होगा आपको, दो, डाई का मतलब तो दो होता है, लेकिन इंग्लिश वाला जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट, इसलिए डाई का मतलब दो और ओशियस का मतलब घर, मतलब दो घर। दो घर कब होंगे, जब दोनों अलग अलग रहेंगे, मतलब एक में एक दूसरे में दूसरा, तो इसीलिए उसको एक लिंगी का जो इंग्लिश वर्ड है वो डाइओशियस है। नर व मादा में प्राय लैंगिक भेद
पाया जाता है, जिसको मैंने लास्ट टाइम जो एनिलिडा पढ़ा था तब बताया था कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? कि जो भी ये है मतलब नर व मादा वो अलग होंगे। जैसे कॉकरोच ले लेते हैं, कॉकरोच का आप निचला हिस्सा अगर देखेंगे मेल और फीमेल का, ठीक है, तो इनमें नीचे की तरफ दोनों में ये होते हैं सर्कस, ठीक है, ऐसे उपांग होते हैं, मतलब ये वैसे हैं, कोशिकाएं हैं इनमें। ये देखो, शायद आपने कभी कॉकरोच को उल्टा गिरते हुए देखा हो, तो ये देखा भी होगा। उसके नीचे सबसे नीचे वाले 8वें पोर्शन में ऐसे 2 उपांग होते हैं। नर में भी होते हैं ये सिराई और मादा में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि मादा में सिर्फ ये सिराई या सिराई या सर्कस होते हैं, लेकिन जो नर होता है उसमें एक और स्पेशल चीज होती है, ये वाली ऐसी, जिसको स्टाइल बोलते हैं। ये मादा में नहीं होती। प्लस वही मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है, ऐसे जो कैरेक्टर हैं वो तो रहेंगे ही, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंस जो है इनके जननांगों में होता है। तो ये यहाँ पे इसमें नर में स्टाइल होती है, मादा में स्टाइल नहीं होती, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच। ये पूरा कॉकरोच है भाई ऊपर, कभी उल्टा गिरे तो अब पहचानना कि नर है या मादा, ठीक है। चलो, बाकी सभी में होता है, मतलब जो भी है नर व मादा लैंगिक अधिकतर जो है वो एक लिंगी ही है। इसमें आ जाओ, ये है वो झींगा मछली जिसको हमने डिसेक्शन किया था, मतलब काटा था। और इसके यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। अब कुछ डिसेक्शन किया, हालांकि मुझे 10 साल हो गए हैं प्रॉन को डिसेक्ट किए हुए, लेकिन याद है मुझे। देखो यहाँ पे इसका ब्रेन होता है और बड़ा ही तगड़ा ब्रेन होता है इसका, मतलब जिसको हम जो गैंग्लिया कह रहे हैं, हालांकि ब्रेन अधिकतर बुक में ब्रेन ही लिखा हुआ है, यहाँ पे वो ब्रेन होता है। इसको खोल के, इसका कवच बहुत ही हार्ड होता है, निकालना पड़ता है इसको डिसेक्ट करके। और नीचे कहीं इस जगह पे ग्रीन ग्लैंड होती है, ठीक है। इसमें एक रचना भी होती है सिस्टोसिस्ट, अभी बताऊंगी कैसी होती है। सिस्टोसिस्ट भी होती है। ये पूरा इसके सेगमेंट है, ये सब कवर, ये इसके उपांग है, बहुत सारे होते हैं इसमें, 13-14 जोड़ी उपांग यानी अपेंडेजेस होते हैं। और इसको खोल के निकाला जाता है। नर्व निकाली थी हमने इसकी नर्व यहाँ से ब्रेन से ऐसे जाती है, और इसमें वही क्या होती है, शाखाएं होती है। इसको सीधा करके निकाला जाता है, ब्रेन में नर्व निकाली जाती है, और बहुत ही सॉफ्ट होती है। मतलब अगर 20-50 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये नर्व जो है वो पूरी की पूरी निकलती है, वरना कुछ ना कुछ टूट जाता है, इसका बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर नया प्रोन लेके आना पड़ता है, सारा काम फिर से करना पड़ता है, इसको फिर से डिसाइड करना पड़ता है। और इसकी आई यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, पर वही एक स्टॉक होता है और उस पे ऐसी आई लगी हुई रहती है, ठीक है। तो ये है प्रॉन यानी झींगा मछली। झींगा मछली, और झींगा मछली का जो साइंटिफिक नेम है इंडियन झींगा मछली। देखो, हर झींगा मछली का अलग नाम है। फॉरेन की झींगा मछली अलग स्पीशीज होगी, वहां पे तो अलग है। इसका नाम है पैलेमोन, ठीक है। ये कौन है? ये है सिल्क वर्म, यानी कि हमारा जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। पढ़ा है 10th में इसका स्ट्रक्चर, 10th या कहाँ पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा शायद आपने, कहीं तो है, मुझे याद है। सिल्क वर्म का जो जीवन चक्र है वो पढ़ा है, इससे सिल्क बनता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। ये याद है मुझे, है ना, ये कहीं बुक में शायद पता नहीं लिखे हैं कि नहीं, लेकिन हमें याद है। इतने प्रैक्टिकल जब करोगे ना, बीएससी या इन्हें सब याद हो जाएंगे अपने आप। इतनी बार इनका क्लासिफिकेशन रटना पड़ता है, इनके कैरेक्टर रटने पड़ते हैं कि कुछ कुछ याद ही हो जाते हैं। बॉम्बिक्स मोराई इसका नाम है। ये देखो, इसके भी दिख रहे होंगे ऊपर अपेंडेज, पंख दिख रहे होंगे, बाल भी दिख रहे होंगे, और इसके भी दिख रहे हैं एंटीना बड़े बड़े, ये रे। चलिए, परिवर्धन कैसा है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का है। मतलब किसी में लार्वा बनता है और किसी में डायरेक्टली जो है वो जो है क्या बन जाता है, एनिमल जैसा ही दूसरा एनिमल बन जाता है। कई बच्चे मुझे बाद में पूछे लार्वा क्या होता है। देखो, वही अप्रत्यक्ष परिवर्धन में एक है कि जैसे ये एनिमल है झींगा, इसका अगर बेबी बनाए तो वो झींगे जैसा ही हो,
है ना, झींगे जैसा ही हो, सेम शक्ल बस साइज में छोटा हो, तो वो होता है प्रत्यक्ष परिवर्धन, मतलब सेम ऐसा कैसा लेकिन बस साइज में छोटा। लेकिन अगर मान लो इसका लार्वा अवस्था हो, लार्वा मतलब क्या होता है, एडल्ट बनने से जस्ट पहले वाली स्टेज, जो नॉर्मल एडल्ट मतलब एक वयस्क जीव से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखती है। अब मान लो इसका लार्वा ऐसा 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 हो, तो ये लार्वा अवस्था है इसकी, क्योंकि ये इससे कहीं मैच ही नहीं कर रही, और ये बड़ा होके फिर ये बनाएगा एडल्ट जैसा, तो उसको बोलते हैं लार्वा अवस्था। ठीक है, आ जाओ, ये कौन है, ये है किंग क्रैब। किंग क्रैब बोलते हैं इसको, क्रैब खाए जाते हैं कई जगहों पे, ये जापान वगैरह में खाया जाता है शायद। ठीक है, इसका भी देखो, ये जल में रहता है, इसके ऊपर और बाहर दोनों का मैंने आपको बता दिया कि ऊपर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, और ये रेंग रहा है यहाँ पे। इसका नाम है लिमुलस। स्पीशीज तो मुझे याद नहीं है इसकी, जीनस पता है इसका, लिमुलस है ये, और इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज होती है। ये रहा, ये कांटे जैसा लिमुलस पानी में रहता है, इसको पकड़ के खाया भी जाता है। उल्टा करोगे तो इसमें भी कॉकरोच जैसे ऐसे आपको उपांग दिखेंगे और सेगमेंट दिखेंगे। ठीक है, लिमुलस की बात हो गई। किंग क्रैब, इन सब के कॉमन नेम याद करते चलो, बड़े काम के हैं ये, सभी हो गए। और कुछ बचा है क्या, हाँ, मच्छर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे एडिस मच्छर है ना, क्यूलेक्स मच्छर है जो बीमारियां डेंगू मलेरिया फैलाते हैं, एनाफिलिस मच्छर है, मच्छर भी इसी कैटेगरी के हैं। और आपका जो लाख का कीड़ा है, लाख, जैसे अभी हमने सिल्क वर्म बनाया, ऐसे लाख कृमि भी होता है, जो जिससे लाख बनता है, चूड़ियां बनती है ना लाख की, वो भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये इसी के प्राणी हैं। मकड़ियां एरेक्निडा वर्ग के अंदर आती है, एरेक्निडा वर्ग के अंदर आती है। और हाँ, कॉकरोच का नाम बताया क्या मैंने, कॉकरोच का नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इंडियन कॉकरोच, देखो हम इंडियन की बात करते हैं क्योंकि हमने इंडियन ही पढ़े हैं, फॉरेनर वाले ज्यादा हम पढ़ते नहीं है। कॉकरोच का कहाँ लिख दूं, कॉकरोच, ठीक है, ये है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अब आप बोलेंगे मैम इंडियन कॉकरोच और अमेरिकाना नाम, क्या ही कहूँ मैं, बताओ, वो जो साइंटिस्ट होगा वो अमेरिका का होगा तो उसने। ठीक है, मच्छर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लाख कृमि भी इसी कैटेगरी में आता है, लिमुलस बता ही दिया। थोड़े बहुत याद कर लो, सबके साइंटिफिक नेम याद नहीं करोगे तो चलेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो मस्त वाला, मुझे तो ऑर्थोपोडा, हाँ एक जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे पादपों में एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा संघ है, वैसे ही इस एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, जो मैं पहले भी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब ये बात बता चुकी हूँ कि ऑर्थोपोडा पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। ये आज की छोटी छोटी मगर मोटी बात है, और इसमें जितने भी कीड़े हैं वो सब इसी में आते हैं। तो आज इस बड़े से संघ की बड़ी सी ग्रैंड एंडिंग के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए संघ के साथ और कुछ नई इंटरेस्टिंग थ्योरीज के साथ।